हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंट एंड टैक्स कंसल्टेंट बारडोली। दोस्तों, मेरा नाम है जय भावसार। दोस्तों, हमने लास्ट सेशन में सीखा था सेक्शन 45 सबसेक्शन 1 कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन। दोस्तों, कैपिटल गेन का चार्जिंग सेक्शन बोलता है एनी प्रॉफिट अराइजिंग ऑन द ट्रांसफर ऑफ एनी कैपिटल एसेट शैल बी चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड कैपिटल एसेट कैपिटल गेन इन द सेम प्रीवियस ईयर विच द ट्रांसफर टू प्लेस। दोस्तों, उसके बाद हमने देखा था कैपिटल एसेट्स की मीनिंग सेक्शन 2 सबसेक्शन 14 में। कैपिटल एसेट मीन प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय एन एसएससी वेदर और नॉट कनेक्टेड विथ हिज बिजनेस और प्रोफेशन। एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय अ प्रॉफिट foreign institutional investor which has invested in such securities in accordance with SEBI regulations. Any unit-linked insurance policy to which exemption under Section 10(10)(d) does not apply on account of the applicability of the fourth and fifth proviso thereof. दोस्तों, फोर्थ एंड फिफ्थ प्रोविजो बोलता है कि पेमेंट और एग्रीगेट पेमेंट ऑफ प्रीमियम एक्सीडिंग रुपीज 2,50,000 इन द केस ऑफ यूलिप इश्यूड ऑन और आफ्टर 1 फरवरी 2021। तो दोस्तों, अगर यूलिप पॉलिसी आपने 1 फरवरी 2021 के बाद ली है और एग्रीगेट पेमेंट 2,50,000 से ज्यादा है, तो सेक्शन 10(10)(d) का एग्जेम्पशन आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा नहीं, उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। यूलिप का मीनिंग होता है कि जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इन्वेस्टमेंट और इंश्योरेंस दोनों कंपोनेंट को एक साथ कवर कर लेती है इन अकॉर्डेंस टू इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो उसको यूलिप पॉलिसी कहते हैं। दोस्तों, उसके बाद हमने देखा था कि कैपिटल एसेट्स ऐसी भी है जो कैपिटल एसेट्स नहीं मानी जाती। तो दोस्तों, कैपिटल एसेट्स डज नॉट इंक्लूड एनी स्टॉक इन ट्रेड। अगर हमारा कोई स्टॉक इन ट्रेड हो तो वो हमारी कैपिटल एसेट्स नहीं मानी जाएगी। रॉ मटेरियल्स और कंज्यूमेबल स्टॉक हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। Personal effects of movable nature such as wearing apparel, furniture, utensils, vehicle held for personal use by the SSC or any dependent member of his family। दोस्तों, पर्सनल इफेक्ट कैपिटल एसेट्स नहीं मानी जाती, लेकिन इन एक्सेप्शंस बोला गया है कि पर्सनल कुछ ऐसी चीजें हैं जो पर्सनल इफेक्ट होती है, फिर भी उसको हम कैपिटल एसेट्स मानेंगे। तो दोस्तों, ऐसी कौन सी पर्सनल इफेक्ट्स है जो हम कैपिटल एसेट्स मान सकते हैं? ज्वेलरी, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस, ड्राइंग्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स और एनी वर्क ऑफ आर्ट। तो दोस्तों, ये पांच चीज है, छह चीज है जो पर्सनल इफेक्ट है लेकिन कैपिटल एसेट्स मानी जाएगी। तो दोस्तों, उसके बाद आता है एग्रीकल्चरल लैंड इन इंडिया विच इज नॉट सिचुएटेड इन एनी स्पेसिफाइड एरिया। कोई स्पेसिफाइड एरिया के बाहर अगर एग्रीकल्चरल लैंड है तो वो भी कैपिटल एसेट्स नहीं मानी जाएगी। 6.5% ऑफ गोल्ड बॉन्ड्स 1977, 7% गोल्ड बॉन्ड्स 1980 और नेशनल डिफेंस गोल्ड बॉन्ड्स 1980 इश्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। स्पेशल बेरर बॉन्ड्स इश्यूड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। दोस्तों, ये चीज है जो कैपिटल एसेट मानी जाती नहीं है। दोस्तों, ज्वेलरी ज्वेलरी हमने बोला था कि ज्वेलरी पर्सनल इफेक्ट है लेकिन वो कैपिटल एसेट मानी जाएगी। तो ज्वेलरी में क्या आता है हम देखते हैं। ऑर्नामेंट मेड ऑफ गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम और एनी अदर प्रेशियस मेटल और एनी एलॉय कंटेनिंग वन और मोर ऑफ सच प्रीशियस मेटल्स वेदर और नॉट कंटेनिंग एनी प्रीशियस, सेमी प्रीशियस स्टोन और नॉट वर्क ऑन सेवन इनटू एनी वेयरिंग अपैरल। दोस्तों, हम देखते हैं कि हमारे पास कोई ज्वेलरी होती है तो उसके ऊपर कुछ स्टोन लगे हुए होते हैं। कुछ पार्ट ऐसा होता है कि जो कवर गोल्ड से कवर अप किया गया होता है, गोल्ड का पर चढ़ाया हुआ होता है, तो वो भी हमारा लिए कैपिटल एसेट्स मानी जाएगी। दोस्तों, अगर हमारे पास गोल्ड की बिस्किट्स है, सिल्वर में भी ऐसी कोई ऐसी स्टोन होती है जो हमारे पास है, तो वो भी हमारी कैपिटल एसेट्स मानी जाएगी।
उसके बाद देखा था दोस्तों हमने कैपिटल एसेट इंक्लूड एग्रीकल्चर लैंड अप टू 2 किलोमीटर फ्रॉम द लोकल लिमिट्स, और उसकी पॉपुलेशन रेंज होनी चाहिए 10,000 से ज्यादा और 1 लाख से कम। अप टू 6 किलोमीटर्स उसकी और वो भी लोकल लिमिट्स में होनी चाहिए, और उसका पॉपुलेशन होना चाहिए 1 लाख से ज्यादा और 10 लाख से कम। अप टू 8 किलोमीटर्स फ्रॉम द लोकल लिमिट्स, और उसका पॉपुलेशन होना चाहिए 10 लाख से ज्यादा, तो वो एग्रीकल्चर लैंड कैपिटल एसेट्स मानी जाएगी। दोस्तों उसके बाद हम आते हैं ट्रांसफर। ट्रांसफर क्या है? सेक्शन 247 क्या बोलता है? अगर हमने कोई चीज हमारे पास है, तो हाँ वो हमने सेल कर दी, तो क्या वो ट्रांसफर हो गया? अगर हमारे पास कोई व्हीकल है और वो हमने एक्सचेंज कर लिया किसी के साथ, तो क्या वो ट्रांसफर माना जाएगा? अगर गवर्नमेंट ने हमारी जमीन कंपलसरी एक्विजिशन कर ली, तो क्या वो ट्रांसफर माना जाएगा? छीन ली हमसे, जबरदस्ती छीन ली, तो क्या वो ट्रांसफर माना जाएगा? अगर हमने हमारे पास कोई कैपिटल एसेट्स पड़ी हुई है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अलग अलग जगह पे 5 जगह पे जमीन पड़ी हुई है, तो वो 5 जमीन मैंने अपने स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर ली, तो क्या वो ट्रांसफर माना जाएगा? तो दोस्तों सेक्शन 2 सबसेक्शन 47 ट्रांसफर की मीनिंग बताता है। इन रिलेशन टू ए ट्रांसफर includes sale, exchange or relinquishment of a asset, capital asset, sorry, or extinguishment or of any rights therein। दोस्तों जो चीज हमने कैपिटल हमारे पास कैपिटल एसेट्स है वो हमने सेल कर ली, एक्सचेंज कर ली, या रेलिंक्विशमेंट का मीनिंग दोस्तों नीचे समझाया गया है। रेलिंक्विशमेंट मीन्स withdrawn from abandoning or giving up anything। कि दोस्तों किसी चीज पे से हमने अपना राइट छोड़ दिया, एबेंडन कर लिया, या उसके ऊपर से हमने वो राइट उठा लिया, तो उसको बोलते हैं relinquishment। Where an SSE gives up the right to claim specific performance for purchase of immovable property, it is relinquishment of a capital assets। इसके बाद आता है दोस्तों extinguishment of any rights therein। अगर मेरे पास घर है और वो घर की चाबी मैंने आपको दे दी कि ये लो ये चाबी, और आज से ये घर तुम्हारा, और उस घर के ऊपर जो मेरा हक है वहां उससे मैं अपना हक हटा रहा हूँ, एग्जिट कर रहा हूँ, तो उसको बोलते हैं एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ एनी राइट्स देयरिंग। एक्सटिंग्विशमेंट का मीनिंग नीचे समझाया गया है। इट मीन्स टोटल डिस्ट्रक्शन, एनिलेशन, टर्मिनेशन और एक्सटिंक्शन ऑफ अ कैपिटल एसेट। मैंने कोई कैपिटल एसेट्स किसी को दे दी, तो उसका मतलब हुआ एक्सटिंग, मैंने वो वहां से एग्जिट कर लिया। इट रिफर्स टू एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर। दोस्तों उसके बाद आता है कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट्स अंडर एनी लॉ। मैंने बताया कि गवर्नमेंट ने हमारी जमीन जबरदस्ती छीन ली, तो वो भी ट्रांसफर माना जाएगा। कन्वर्जन और ट्रीटमेंट ऑफ कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड। अगर हमारे पास कोई जमीन पड़ी हुई है, हमने उसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर ली, बेचने का बिजनेस स्टार्ट कर लिया, जमीन लिए और बेच दी, तो वो भी हमारे लिए ट्रांसफर माना जाएगा। द मैच्योरिटी और रिडेम्पशन ऑफ ए जीरो कूपन बॉन्ड। जी हाँ दोस्तों, वो भी हमारी एक कैपिटल एसेट्स होती है, और उसको अगर मैच्योर होता है या रिडेम्पशन करते हैं तो वो भी ट्रांसफर माना जाएगा। दोस्तों सेक्शन 53A ऑफ द ट्रांसफर एक्ट
सॉरी, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 बोलता है, अगर हमने किसी को अलाउ कर दिया प्रॉपर्टी पोजेशन के लिए, तो वो भी एक तरीके से ट्रांसफर माना जाएगा। अगर हमने, मेरे पास एक घर है और उस घर की चाबी मैंने आपको दे दी, ये लो, ये चाबी, ये घर आज से तुम्हारा, तो एज पर सेक्शन 53A ऑफ द टीपी एक्ट 1882 वो भी ट्रांसफर माना जाएगा। तो दोस्तों ये बोलता है एनी ट्रांजेक्शन इन्वॉल्विंग द अलाउइंग ऑफ द पोजेशन, मैंने किसी को पोजेशन दे दिया, अलाउ कर दिया, ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी टू बी टेकन और रिटेन इन पार्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द नेचर रेफर्ड टू सेक्शन 53A ऑफ द टीपी एक्ट 1882। दोस्तों लास्ट पॉइंट्स हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। अगर मान लो कि 100 लोग हैं और उन 100 लोग को एक घर खरीदना है, तो वो कैसे खरीदेंगे? खुद का घर खरीदना है, कैसे खरीदेंगे? हम्म, नहीं खरीद पाएंगे। क्यों? क्योंकि किसी को आइडिया नहीं है कि कैसे घर खरीदा जाता है, क्या प्रोसीजर है। तो दोस्तों उनमें से कुछ लोग जानकार होते हैं, तो वो लोग एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं या कंपनी का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे कि 100 लोग में से जो लोग जानकारी रखते हैं, तो उन्होंने एक कंपनी का फॉर्मेशन किया या कोऑपरेटिव सोसाइटी का फॉर्मेशन किया। उसमें से दो तीन मेंबर हो गए या डायरेक्टर हो गए, उसमें से दो तीन सेक्रेटरी हो गए, बाकी सबको, बाकी सब मेंबर बना दिए। तो दोस्तों वो सब मेंबर मिलके क्या करेंगे? अभी एक बैंक अकाउंट खुलवाएंगे, और जो 100 लोग इकट्ठा मिलके घर खरीदना चाहते हैं, तो वो क्या करेंगे? उनके पास जो पैसा है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी या कंपनी के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के पास जो पैसा आया लोगों से, उससे क्या करेंगे? एक लैंड खरीदेंगे। लैंड खरीदने के बाद उसके ऊपर बिल्डिंग बनाएंगे। बिल्डिंग बना दिया, चलो एक अपार्टमेंट बना दिया और सबको एक एक घर अलॉट कर दिया कि ये लो भाई साहब, ये आपका, दूसरे फ्लोर पे ये आपका, तीसरे फ्लोर पे ये आपका, ऐसे करके 100 लोगों को हमने घर दे दिया। तो क्या वो लोग उनकी ओनरशिप एंजॉयमेंट कर पाएंगे? लैंड और बिल्डिंग तो कोऑपरेटिव सोसाइटी या कंपनी के नाम से रजिस्टर्ड है, तो उनका ओनर कौन हुआ? दोस्तों यही बात बोलता है पॉइंट नंबर 7, एनी ट्रांजेक्शन वेदर बाय वे ऑफ एक्वायरिंग शेयर्स इन और बाय वे ऑफ बिकमिंग अ मेंबर ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर आप उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर भी बन गए तो भी, और कंपनी के मेंबर भी हो गए, अगर एनी एग्रीमेंट और अरेंजमेंट के हिसाब से, तो द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग और एनेबलिंग द एंजॉयमेंट ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी,